नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। नए दिन की शुरुआत आइए करते हैं नए सवेरे के साथ, और खासतौर से नए सवेरा में आपको बताएंगे खबरों की दुनिया में क्या कुछ नया है। तो बिना देरी के आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिन के दौरे पर आज दाहोद और भुज में 77,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान को बेनकाब करने पहुंचा फ्रांस। गुयाना में उपराष्ट्रपति से मिले शशि थरूर। बहरीन में गुलाम नबी ने कहा, पाकिस्तान में आतंकियों की संख्या सबसे ज्यादा। भारत और मालदीव के बीच की कोर ग्रुप की बैठक नई दिल्ली में आज। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील लेंगे हिस्सा। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे महाराष्ट्र। नागपुर में 2 सार्वजनिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। शाम में नांदेड़ में करेंगे जनसभा। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा में मानसून ने दी दस्तक। केरल के 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। इन जिलों में शैक्षणिक संस्थान भी बंद। और आइए नया सवेरा में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे को लेकर। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज पीएम मोदी दाहोद में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को हरी झंडी भी दिखाएंगे। इसके अलावा पीएम दाहोद में करीब 24,000 करोड़ रुपए की लागत की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वहीं पीएम आज शाम फैक्ट्री तैयार होने के बाद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिसमें सबसे ज्यादा लाभ स्थानीय लोगों को। बहुत ही आधुनिक फैक्ट्री तैयार हुई है, जहां पर दुनिया का सबसे आधुनिक इंजन, वो भी 9,000 हॉर्स पावर का बनेगा। इतने कम समय में एक अच्छी फैक्ट्री बनके तैयार हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसको राष्ट्र के नाम समर्पित करेंगे और दाहोद में इस फैक्ट्री के बनने से और नए इंजन के आने से इस एरिया में बहुत सारे नए रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। वंदे भारत ट्रेन आज पूरे देश में हमारे जनसामान्य को पसंद आने वाली ट्रेन है। 5 करोड़ से अधिक लोग वंदे भारत में यात्रा का अनुभव कर चुके हैं। तो खासतौर से दाहोद की अगर बात की जाए, यहाँ पर अब न सिर्फ आधुनिक इंजन की हम बात करें, बल्कि कैसे ये और विकास को गति देता हुआ नजर आएगा। और आज जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और क्या कार्यक्रम रहेंगे, इसके लिए आइए सीधा रुक करते हैं दाहोद से। हमारी संवाददाता मेघना देव हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघना, जानना चाहेंगे आपसे, आज के दिन की अगर बात की जाए, काफ़ी अहम, जिस तरीके से हम केंद्रीय मंत्री को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा था कि जब रेलवे के विकास की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं देश का विकास इससे जुड़ा होता है। और दाहोद में आज उसी की बानगी देखने को मिलेगी। आधुनिक इंजन जो है वो अब यहाँ तैयार होंगे।
जी बिल्कुल, देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद आने वाले हैं और सबसे महत्वपूर्ण आज जिन परियोजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण करने वाले हैं, कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी हैं दाहोद के लिए। क्योंकि देखिए, दाहोद, गोधरा और यहाँ से जो इलाके लगते हैं मुकुल, ये सारे जो इलाके हैं आदिवासी इलाके हैं। उस हिसाब से अगर हम उस नज़रिए से भी देखें तो ये जो लोकोमोटिव प्लांट है जो सेटअप हुआ है यहाँ पर दाहोद में, वो बहुत अहम है एम्प्लॉयमेंट के तरीके से भी। और 20,000 करोड़ के लागत से इस प्लांट को खड़ा किया गया है, पीपीपी मॉडल के तहत खड़ा किया गया, और उसके साथ ही 4 इंजन्स यहाँ पर ऑलरेडी बन रहे हैं और एक जो लोकोमोटिव इंजन है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि अगले 10 वर्षों में कैपेसिटी जो बताई जा रही है वो है 1200 लोकोमोटिव इंजन्स यहाँ से बनेंगे। तो वो आप समझ सकते हैं कि धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कितनी ज्यादा हो जाएगी। और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि आसपास के इलाकों में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 10,000 के आसपास रोजगार भी इस प्लांट से जनरेट होगा। उसके साथ ही अगर हम देखें तो अगर हम लोकोमोटिव्स की बात करते हैं मुकुल, पिछले वर्ष हमने तकरीबन देखा है कि जो एनुअल एवरेज है भारत का 971 लोकोमोटिव्स बनाने का, वो एनुअल एवरेज तकरीबन डबल है। अगर हम 2004 से 14 की बात करें और उसके बाद 14 से अब 24 तक की बात करें तो एक तरीके से नेशनल एवरेज डबल हुआ है। और अगर हम पूरे जो लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर को देखते हैं तो यूएस, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, इन सभी को मिला के जो वो जितना प्रोड्यूस करती हैं उससे ज्यादा प्रोडक्शन भारत ने किया है। तो ये एक बेशक एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो भी लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर होगा दाहोद में, मैन्युफैक्चर्ड इन दाहोद का टैग लगेगा। तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है इस छोटे से इलाके के लिए। देखिए, दाहोद एक बहुत बड़ा इलाका नहीं है और यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं उन पे ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा रोजगार के लिहाज से भी, और उसके साथ ही जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इस इलाके में खड़ी की गई हैं उस लिहाज से भी। जी बिल्कुल, और ख़ास तौर से मेघना, क्योंकि जैसा आपने बताया कि दाहोद की बात करें हम या जिस तरीके से गोधरा, आसपास के तमाम जो क्षेत्र हैं, जो ज़िले हैं, उनमें ना सिर्फ कनेक्टिविटी बेहतर होगी बल्कि अक्सर ये समस्या रहती थी कि जो लोग हैं उनको दूसरी जगह जाना पड़ता था रोज़गार के लिए। लेकिन ना सिर्फ रेलवे में आत्मनिर्भरता बल्कि जो लोग हैं कैसे वो आत्मनिर्भर हो सकते हैं, आर्थिक रूप से क्या लाभ मिलेगा, ये कहीं ना कहीं सरकार की नीति रही है और उसी को सार्थक करती हुई अब नज़र भी आ रही है सरकार। बिल्कुल, और देखिए ये दाहोद को इस प्लांट के लिए चुनना और उसके बाद इतना बड़ा 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना, देखिए कोई छोटी बात नहीं है कि ऐसी जगहों पर इस तरीके के इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं, पीपीपी मॉडल्स लाए जा रहे हैं। और उसके साथ ही अब हम ना केवल डोमेस्टिक फ्रीट के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डोमेस्टिक यूजेज जो लोकोमोटिव्स का उसके लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बल्कि हम एक्सपोर्ट के बारे में भी एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं। तो इससे ये हम देख सकते हैं कि कितना भारत ना केवल डोमेस्टिकली सक्षम बन रहा है बल्कि उसके साथ ही एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी को भी किस तरीके से एनहांस किया जा रहा है। और अगर हम देखें तो इन सभी जो लोकोमोटिव यहाँ मैन्युफैक्चर होंगे मुकुल, उनका मेंटेनेंस जो है वो खड़गपुर में, विशाखापट्टनम में, छत्तीसगढ़ में जो हमारे मेंटेनेंस के जो डेपोज हैं वहां पर इन लोकोमोटिव्स का मेंटेनेंस होगा और प्रोडक्शन जो है ये यहाँ पर दाहोद में होगा। तो उस लिहाज से भी देखें तो यहाँ पर लोगों को एक तरीके का स्किल डेवलप करने मिलेगा। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जॉब्स होंगे उसमें भी लोगों, यहाँ के आसपास के लोगों का जो माइग्रेशन, जो बड़े शहरों में जाके माइग्रेट करने के जो नौकरी की तलाश में जाते हैं वो एक तरीके से कम हो जाएगा। तो यहाँ के लोग यहीं रहेंगे। और साफ तौर पर देखिए ये यहाँ से पास में ही एमपी बॉर्डर है, यहाँ से जो दाहोद से जो हाईवे लगता है वो इंदौर जाने का हाईवे, तो काफी लोग इंदौर की तरफ भी जाते हैं रोजगार के लिए। काफी लोग अगर यहाँ से हम देखें तो वडोदरा और अहमदाबाद की तरफ भी जाते हैं। तो ये एक तरीके का जो माइग्रेशन है वो रुकेगा ताकि यहीं के लोग यहीं पे बड़ा रोजगार पा सकते हैं। तो जो माइग्रेशन की समस्या है उससे भी डील किया जा सकेगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट यहीं पे स्थायी रूप से मिल सकेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और जिस तरीके से आपने कहा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, उस इनिशिएटिव का एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल, बेशक ये इस तरीके के जो यार्ड से बनारस की हम बात करें या और भी जगहों पर पटियाला की बात करें, जो ऐसे लोकोमोटिव्स मैन्युफैक्चर जहां हो रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक अगर हम कह सकते हैं एग्जाम्पल है मेक इन इंडिया में क्या क्या हो सकता है। जी बिल्कुल मेघना, और पहले इस तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित रह जाता था और उसी वजह से जो विकास है उन्हीं क्षेत्रों के इर्द गिर्द नजर आता था। लेकिन जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं और उससे पहले
जो राज्य हैं उनको कैसे विकसित किया जाए, इस दिशा की तरफ जब हम बात करते हैं तो काफ़ी अहम, क्योंकि एक लक्ष्य ये भी है कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत अपने आप को स्थापित करेगा वैश्विक पटल पर। बिल्कुल। देखिए मुकुल, इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि गुजरात की अगर ख़ास तौर पर बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए गुजरात में बड़ी कंपनीज़ का आना कोई बड़ी बात नहीं है। सुजुकी का यहाँ पे 60 साल से भी पुराना नाता रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो माइक्रोन अपना जो फाइनल असेंबली लाइन FAL यूनिट जिसे कहते हैं सेमीकंडक्टर का, वो साणंद में खड़ा कर रहा है जो गुजरात में है। तो ऐसे कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुजरात में लगातार और आज नहीं, पिछले 2 दशक से हम देख रहे हैं बड़े से बड़े कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रहे हैं। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें या फिर डायमंड्स की बात करें, जहाँ पर डायमंड्स की कटिंग पॉलिशिंग होती है, लैब ग्रोन डायमंड्स, अब उनकी भी बात करें तो ऐसे कई यूनिट्स जो हैं गुजरात में हमें देखने मिलते हैं, जो कि कोई गुजरात के लिए खास तौर पर कोई नई बात नहीं है। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर ये भी देख सकते हैं कि जो कैपेबिलिटीज नजर आ रहा है गुजरात जो है, और ना सिर्फ गुजरात बल्कि तमाम जो राज्य हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कैसे जो विकास है तेजी से हो रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेघना इस महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो हमारी संवाददाता मेघना बता रही थी कि किस तरीके से दाहोद की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिंदूर ऑपरेशन को सफल करके हमारे कच्छ में पधारे हैं। हम उनका बहुत खुशी से, आनंद से स्वागत करते हैं। ये महिला मंडल उनके लिए बहुत खुश है और तहे दिल से उनका स्वागत करते हैं। वड़ा प्रधान जी कच्छ आ रहे हैं, इसके लिए हमें बहुत गर्व है। असा जो कच्छ नरेंद्र मोदी साहब को आवकार रहे हैं कि कच्छ के एक बार नहीं 8वीं के 9वीं बार आज कच्छ आ रहे हैं, इसके लिए भी हमें बहुत गर्व है। हमारा सिंदूर के लिए उसने रक्षा की है, बहुत रक्षा की है। हम तो बॉर्डर पे है कच्छ में, मगर बहुत हम लोग रात को डर रहे थे, मगर हमारे जवान लोग हैं बहुत, वो लोग हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो लोग के लिए हम सलाम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आज भुज भी पहुंचेंगे, और खासतौर से अगर देखा जाए पूरी बेसब्री से जो इंतज़ार है वो लगातार किया जा रहा है। जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर। और आपको बता दें भुज से हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा फिलहाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, जानना चाहेंगे आपसे, लगातार जो भुज के आसपास के भी क्षेत्र हैं, उत्साह जो है वो सीधे तौर पर देखा जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ पहुँचेंगे, और उसके साथ साथ वहाँ भी हम देखेंगे किस तरीके से जो विकास है उसको और गति देते हुए नजर आएंगे। अलग अलग जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास होगा, और उसके साथ साथ जो जनता है वो इंतजार कर रही है कि कब पीएम मोदी उनके बीच में होंगे। निश्चित तौर से सबको बेसब्री से इंतजार है मुकुल। मैं खुद यहाँ के दृश्य आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से भुज का पूरा क्षेत्र जो है, पूरा का पूरा शहर ऑपरेशन सिंदूर के प्रतीकों से भरा पड़ा है। आप देख सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइलें, हमारे सेना के जवान, हमारे जो आर्टिलरी टैंक है वो, उसके अलावा तेजस के साथ साथ जो हमारे राफेल, ऐसे प्रतीकों से पूरे के पूरे इस शहर को सजाया गया है। तिरंगे से पटा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के अलग अलग प्रतीक यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। ऐसा विशेष इसलिए भी है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के सफल क्रियान्वयन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात का दौरा है। कच्छ का जिला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगता है, बनासकांठा का जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगता है। यहाँ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे तो उसकी धमक जो है सीमा पार तो सुनाई देगी ही, पूरी दुनिया भी सुनेगी। और सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि कच्छ मुकुल अगर देखें तो पुनर्निर्माण का प्रतीक है। कच्छ जो है सृजन का प्रतीक है। जब 2001 में यहाँ पर भुज में भूकंप आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय मुख्यमंत्री के रूप में जिस तरीके से उन्होंने निर्माण कार्य किए, जिस तरीके से सृजन किया, ये सृजन की प्रयोगशाला है कच्छ। अगर कहें तो ये पुनर्निर्माण की प्रयोगशाला है कच्छ। किस तरीके से संरचनात्मक स्वरूप देकर नया सृजन किया जाता है उसका सीधा प्रमाण है कच्छ। और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे तो आज 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, जिसमें बहुत सारी सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं। तापी विद्युत परियोजना से सौर ऊर्जा परियोजनाओं के जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनसे जुड़ी परियोजनाएं हैं, कादला पोर्ट से जुड़ी परियोजनाएं हैं, तापी विद्युत परियोजना, तापी जो प्लांट है NTPC का, उसके सुपर क्रिटिकल प्लांट का
लोकार्पण और कार्यक्रम है। तो 53,400 करोड़ रुपए की जो परियोजना है केवल कच्छ के लिए ही नहीं, आसपास के गुजरात के इस पूरे हिस्से के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान साबित होंगी। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके बाद वो यहाँ पर जनसमुदाय को संबोधित करेंगे और निश्चित तौर से जब वो बोलेंगे तो दुनिया देखेगी कि कैसे न्याय का नया रूप ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने दिया है। भारत का रौद्र स्वरूप किस तरीके से पूरी दुनिया ने देखा है और भारत का शांति और सृजन के प्रतीक के हृदय स्थल से जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो जरूर बताएंगे कि हम अगर सृजन करना चाहते हैं तो दूसरे हाथ में हमारी शक्ति होती है। इसलिए पूरी दुनिया नए भारत के स्वरूप को देखे और सबको बेसब्री से इंतजार है। मुकुल जी बिल्कुल अश्विनी, और खासतौर से क्योंकि जिन परियोजनाओं का प्रधानमंत्री वहाँ लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, फिर चाहे ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाए या दूसरे, तो कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती मिलेगी। और खासतौर से जैसा आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब क्योंकि प्रधानमंत्री वहाँ जब पहुँचेंगे तो कहीं ना कहीं एक नए रूप में भारत को अब देखा जा रहा है और यही एक नया भारत है। और भारत के लिए जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों गतिविधियाँ चली वो एक न्यू नॉर्मल जिसको कहा गया, तो अब एक नई भूमिका जो है भारत की उभरती हुई नजर आती है। निश्चित तौर से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचेंगे उनकी लोकप्रियता का आप समझे अंदाजा इस तरीके से कि सड़कों के किनारे इतने लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि वो पूरा का पूरा एक काफिला धीरे धीरे रोड शो में तब्दील हो जाता है। एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां तक पहुंचेंगे, जब जनसभा स्थल तक जहां पर कार्यक्रम का औपचारिक रूप से सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे, हजारों की संख्या में लोग सड़कों के दोनों किनारे वहां पर पहुंचकर उनका स्वागत करते हैं, उनका जो है मुक्त कंठ से उनको जो है प्रशंसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं वही कह रहा हूँ कि बार बार कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद यहाँ आना और कच्छ की धरती से हुंकार भरना, और कच्छ जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्माण की प्रयोगशाला है, जबकि एकदम शुरुआत में उन्होंने अपने एक संकल्प को सिद्धि का स्वरूप दिया। संकल्प से सिद्धि की भी प्रयोगशाला इसको कहा जा सकता है, सृजन की भी प्रयोगशाला कहा जा सकता है, निर्माण की भी प्रयोगशाला कहा जा सकता है, गुजरात मॉडल की शुरुआत की भी प्रयोगशाला कहा जा सकता है। और किस तरीके से भविष्योन्मुखी दूरगामी जो है सोच के साथ निर्माण किया जाता है। इस पूरे के पूरे कच्छ के क्षेत्र के रण को, कच्छ के रण को कहीं ना कहीं उपेक्षित क्षेत्र माना जाता था। कच्छ के इलाके में सामान्यतः कोई नौकरशाह आकर नौकरी नहीं करना चाहता था, कहीं ना कहीं एक पनिशमेंट पोस्टिंग जैसी स्थितियां थी। जबकि मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करना नहीं शुरू किया, लेकिन कच्छ के रंग को उजला स्वरूप देते हुए यहाँ के नमक के रेगिस्तान को पूरी दुनिया में उसकी चमक और धमक बिखेरने का जिस तरीके से काम किया गया, वो कहीं ना कहीं दुनिया देखती है कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि होती है। निश्चित तौर से सौर ऊर्जा परियोजनाएं हैं, कादला पोर्ट से संबंधित परियोजनाएं हैं, मोरबी की परियोजनाएं हैं। ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है, चाहे वो देखें तो सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ताप ऊर्जा और उसके अलावा अक्षय ऊर्जा के साथ साथ अनेक ऐसी आधारभूत संरचनाएं हैं जो कि यहाँ पर रोजगार को बढ़ावा देंगी, जो कि यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा देंगी, यहाँ के पर्यावरण का भी संरक्षण करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उभरते हुए चमकते हुए भारत की तस्वीर भी प्रस्तुत करेंगी पूरी दुनिया के सामने। जी बिल्कुल अश्विनी, और जैसा आपने कहा कि जब हम कच्छ की बात करते हैं, भुज की बात करते हैं, तो कैसे एक बार फिर से नई शुरुआत हो सकती है, उसका एक बेहतरीन उदाहरण लगातार हमारे सामने ये रहा है। और आज भी कहीं ना कहीं इसकी बानगी जो हम कह सकते हैं नजर आएगी कि जिस तरीके से अलग अलग विकास परियोजनाओं का जो शुरुआत होने जा रही है, और गुजरात का वो विकास मॉडल जो कि हम कह सकते हैं कि पूरे देश के लिए इस तरह का मॉडल है जिसको अपनाने की आवश्यकता रहती है। और उसी की तर्ज पर हम देखते भी हैं कि कैसे भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। दुनिया जानती है मुकुल, अगर देखें तो 26 जनवरी 2001 को जब भुज में भूकंप आया था तो यहाँ तिनका तिनका बिखर गया था, लोगों के जो है प्रतिमान सारे टूट गए थे। एक बहुत बड़ी चुनौती थी यहाँ पर आधारभूत संरचना का नहीं, यहाँ पर जीवन को फिर से रिस्टोर कर पाना, शहर की गति को फिर प्रदान कर पाना। लेकिन उसके बाद के जो निर्माण कार्य हुए वो भविष्य की स्थितियों को देखते हुए, चुनौतियों को देखते हुए भूकंप रोधी इमारतें बनाई गई। यहाँ के जो अस्पताल है उनको इस तरीके से विशिष्ट तरीके से बनाया गया कि वो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके के अर्थक्वेक और अन्य आपदा को सह सके। देश में पहली बार अगर देखें तो आपदा निवारण अधिनियम जैसे कानून भी अगर बने तो यही गुजरात में ही बने। तो वो दूरदर्शिता का प्रमाण है कि किस तरीके से एक एबंडन हो चुके, एक कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुके, कहीं ना कहीं तिनका तिनका बिखर बिखर चुके कच्छ को और भुज को किस तरीके से नए सिरे से स्थापित किया जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि वो जो 2014 के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जो पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चली, जो राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्जागरण की प्रक्रिया चली, 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प से सिद्धि के प्रमाण का जो विस्तार हुआ, पूरा देश के स्तर पर विस्तार हुआ,
तो देश ये देख रहा है कि किस तरीके से पिछले 10 वर्षों में तेजी से एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था तो हम ही, साथ ही साथ आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी और शक्ति संपन्न देश की तस्वीर भी पूरी दुनिया देखती है। जी बिल्कुल, और अब तो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत वो बन चुका है और उम्मीद यही कि जल्द ही तीसरे पायदान पर हम पहुंचेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भुज में किस तरीके से देखिए तैयारियां भी हैं और क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे प्रधानमंत्री के, ये अश्विनी ऑपरेशन सिंदूर हमारा जवाब था आतंकवादियों को कि अगर हमारे देश में आतंकवाद फैलाने की कोशिश की या हमारे भाईचारे को किसी ने भी बिगाड़ने की कोशिश की तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। आदरणीय वड़ा प्रधान श्री के लिए उनका सत्कार करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए सभी मन से बहुत ही तत्पर है। जो कल पूरी नारी शक्ति मोदी साहब के सामने जो वो रोड शो करेंगे तो मैं मानता हूँ कि देश का और दुनिया में देश का जो नाम किया है मोदी साहब ने और तीनों सेना ने, और हमारे बड़ौदा की सोफिया कुरैशी जो लीड की जो ऑपरेशन सिंदूर में, वो भी काबिल तारीफ है। वड़ा प्रधान जी का आना कल आ रहे हैं वो, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो यहाँ पधार रहे हैं। और दूसरा क्या है कि उन्होंने जो ये आतंकवादियों को जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है, उस सम्मान में उन्होंने ये सिंदूर यात्रा स्टार्ट किया है। तो ये पहली बार वो बड़ौदा पधार रहे हैं, तो उसके हिसाब में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की है। श्री नरेंद्र भाई मोदी आ रहे हैं वड़ा प्रधान, और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो जवाब दिया है और वो सही तरीके से दिया है, और आने वाले टाइम में आतंकवाद पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो वडोदरा में भी लगातार जो इंतजार है प्रधानमंत्री का वो किया जा रहा है बेसब्री के साथ, और वहाँ से हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट जो हैं जुड़ चुके हैं। उर्मिलेश, जानना चाहेंगे आपसे किस तरह का उत्साह वडोदरा में नजर आ रहा है प्रधानमंत्री आज जब यहाँ पहुँचेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज जो है प्रधानमंत्री 2 दिवसीय यात्रा पर जो है गुजरात आ रहे हैं, और अपना दौरे के जो शुभारंभ है मुकुल वो वडोदरा से करेंगे। मैं अपने कैमरामैन को यहाँ का जो दृश्य है वो दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ऑपरेशन जो सिंदूर था उसके बाद पहली बार जो है प्रधानमंत्री यानी गुजराती में जो कहते हैं बड़ा प्रधान जो है वडोदरा आ रहे हैं। देखिए मुकुल, अपने आप में जहाँ ये एक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये यात्रा है, वहीं जो है ये पाकिस्तान को भी यहाँ से एक कड़ा संदेश प्रधानमंत्री देंगे कि देखिए अगर आपने हमारे देश में अगर आतंकवादी कोई घटना की है तो हम उसको जो है किस तरीके से उसकी पाकिस्तान की धरती पे जाकर के उसको अंजाम दे सकते हैं। ये ताकत हमारी सेना ने दिखाई, एक मजबूत नेतृत्व ने दिखाई, और वही आज यहाँ पर जो है जब प्रधानमंत्री आज पहली बार जो है गुजरात आएंगे, वडोदरा से अपनी यात्रा शुरू करेंगे, अपना दौरा शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हजारों महिलाएं मुकुल जो है इंतजार कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से हमने देखा, जैसे आप जो है दृश्य में देख रहे हैं, हमारा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं जी, यहाँ पर जो है तमाम महिलाएं तिरंगा झंडा लेकर के जो है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खड़ी है। सुबह 6:30 बजे से हमने ये देखा है मुकुल, और आप देख सकते हैं कि जहाँ पे भी आप जो हमारे कैमरा जहाँ तक आपको हमारे कैमरे से दृश्य दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ जो है यहाँ पर महिलाएं हैं, यहाँ पर लोग हैं प्रधानमंत्री के अभिवादन के लिए। साथ ही पूरे वडोदरा में मुकुल जो है यहाँ आर्मी के पोस्टर लगे हुए हैं, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है किस तरीके से एयरफोर्स को बीच में जब गए थे उनके जो पोस्टर है उसको पोस्टर लगा हुआ है, आई लव जो है आर्मी, आई लव इंडिया लिखा हुआ है। इस तरीके से यहाँ पे चारों तरफ स्लोगन्स लिखे हुए हैं, लोगों के हाथ में तिरंगा है। निश्चित तौर से मुकुल प्रधानमंत्री की जो ये दौरा है वडोदरा से शुरू हो रहा है 2 दिवसीय, उसके लिए यहाँ के लोगों में, यहाँ की महिलाओं में जुनून है और उत्साह है। ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जब ये दौरा शुरू हो रहा है तो एक तरफ जहाँ गुजरात में विकास का महत्वपूर्ण होगा, कई सारी अरबों रुपए की जो परियोजनाएं हैं, करोड़ों और अरबों रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करके राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यहाँ से प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश देंगे मुकुल। जी बिल्कुल, लगातार हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने की बात करता है, बल्कि कैसे देश में जो आर्थिक विकास है वो थमना नहीं चाहिए, उसकी बानगी जो है यहाँ नजर आएगी। फिलहाल उर्मिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
तो वडोदरा में किस तरह का माहौल है, किस तरह की तैयारी है, और उमलेश इसकी स्थिति हमें हमारे साथ बता रहे थे, और आपको भी वो जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे वो तस्वीरों से भी आपको हम रूबरू कराएंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। नया सवेरा में आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किस तरीके से लगातार भारत पाकिस्तान को बेनकाब कर रहा है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प लिया है और इसी नीति से पूरी दुनिया को अवगत कराने की कवायद के तहत सरकार के सभी 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सक्रिय हो गए हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल फ्रांस पहुंच गया है। इस प्रतिनिधिमंडल में तगुबाती पुरंदेश्वरी, एमजे अकबर, गुलाम अली खटाना और समिक भट्टाचार्य शामिल हैं। इसके अलावा अमर सिंह, प्रियंका चतुर्वेदी और पंकज सरन भी इसमें शामिल हैं। ये प्रतिनिधिमंडल फ्रांस के बाद ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोपियन संघ, इटली और डेनमार्क का भी दौरा करेगा। It was a phenomenal meeting. You know that I actually called him Mr. President because he was president for 12 years before his current role of vice president. He's also the Secretary General of the ruling party and somebody who has been to India very, very many times and a good friend of the nation. He showed a tremendous amount of understanding for our position on the current events with our neighbor. But equally, we had a much broader ranging conversation about Guyana's development and the scope for India to be part of this narrative. There's a tremendous expansion taking place. Guyana, as you know, has discovered a lot of oil and gas. वहीं गुयाना के उपराष्ट्रपति ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। An excellent visit, and I assured the delegation that Guyana stands unequivocally with India. We are against terrorism, and we believe that all those who perpetrate terroristic acts must be brought to justice. कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने गुयाना दौरे के दौरान कहा कि आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है बल्कि एक वैश्विक समस्या है। Not just an India problem, but this is a global problem because most of the terrorist attacks all over the world, whether it was the London bombings, the Easter bombings in Sri Lanka, the Paris attacks, the 9/11 in United States, all investigations have shown that in some way or the other, directly or indirectly, Pakistan is involved in some way. खासतौर से गुयाना में भारत के उच्चायुक्त अमित तेलंग ने कहा है कि भारत और गुयाना के बीच एक विशेष प्रकार की साझेदारी है। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के तुरंत बाद गुयाना के राष्ट्रपति ने इसकी निंदा की थी। India and Guyana, and the reason for that is more than 40% of the population of Guyana is of Indian origin. So we naturally have a very deep sense of connection between our two countries.
Insofar as the Pahalgam terrorist attack is concerned and the subsequent Operation Sindoor, I would like to share with you that immediately after the terrorist attack, His Excellency Dr. Muhammad Irfan Ali, the President of Guyana, he condemned the terrorist incident in no uncertain term. And he also mentioned that the terrorism is a scourge and it needs to be tackled. We need to be firm in handling and tackling the scourge of terrorism. वहीं भाजपा सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बहरीन से कुवैत के लिए रवाना हो गया है। ये प्रतिनिधिमंडल आज से 27 मई तक कुवैत के दौरे पर रहेगा। कुवैत की अपनी यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल कुवैत सरकार के वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, नागरिक समाज के प्रमुख सदस्यों, थिंक टैंक, मीडिया और भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में निशिकांत दुबे, फातनोन कोन्याक, रेखा शर्मा, असदुद्दीन ओवैसी, सतनाम सिंह संधू, गुलाम नबी आजाद और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल हैं। बहरीन में गुलाम नबी आजाद ने पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए कहा कि जितने आतंकवादी पाकिस्तान में रहते हैं, शायद उतने पूरी दुनिया में नहीं होंगे। हमारे भारत में सब धर्म रहते हैं और प्यार से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं। ये एक सबसे बड़ा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए भी और बहरीन के लिए। पाकिस्तान तो धर्म के आधार पर बना था, लेकिन वहाँ वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान के मुसलमान इकट्ठे नहीं रह पाए और कुछ ही सालों में 2 कंट्री बन गई। तो जितने आतंकवादी पाकिस्तान में रहते हैं, शायद पूरी दुनिया में नहीं होंगे। भाजपा सांसद बैजंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बहरीन के दौरे पर है। इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बहरीन हमारा पुराना दोस्त है और पहलगाम आतंकी हमले के बाद बहरीन वह पहला देश था जिसने इस हमले की निंदा की थी। बहरीन पूर्णतया भारत के साथ है। जिस तरह से आईएसएस मिडिल ईस्ट में आतंकवाद फैलाता है, मर्डर करता है, पाकिस्तान के आतंकवादियों को बहरीन भी उसी तरह से मानता है। और जो हमारी पॉलिसी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यदि गोली उधर से चलेगी, आतंकवादी उधर से आएंगे, तो हम उसका जो है रिएक्शन करेंगे, रिएक्ट करेंगे। आर्मी को फुली छूट दे दी है। ये हमने जो कन्वे किया, उसको भी ये लोग मानते हैं कि स्वाभाविक है कि जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं वो वास्तविकता है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है। बहरीन के दौरे पर गए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान में हैं। बहरीन के डिप्टी PM हैं शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, फिर उसके बाद जो शूरा कौंसिल के चेयरमैन हैं हिज एक्सेलेंसी अली बिन सालेह अल सालेह, और फिर जो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर हैं हिज एक्सेलेंसी अब्दुल नबी सलमान अहमद साहब के साथ और कौंसलर रिप्रेजेंटेटिव के साथ हमारी मीटिंग हुई। हमने उनको बताया है कि कितने बरसों से भारत में पाकिस्तान की तरफ से जो उनके प्रोमोटेड ट्रेन टेररिस्ट आकर भारत में आतंक मचा रहे हैं और कितने लोगों की जानें गई। हमने पूरे डेटा उनको दिया कि चाहे वो मुंबई का ब्लास्ट हो, ट्रेन ब्लास्ट हो, जम्मू कश्मीर के असम्बली के सामने जो सुसाइड बॉम्बर का ब्लास्ट हो, फिर पुलवामा हुआ, उससे पहले पठानकोट, फिर पिछले साल रेसी में एक बस के ऊपर गोलियां चलाई गईं। तो हमने बताया कि ये पूरा स्किट जिसमें ट्रेडमार्क्स पाकिस्तान के हैं। वहीं शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कांगो के दौरे पर है। प्रतिनिधिमंडल की सदस्य बांसी स्वराज ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह न्याय का एक नया संकल्प है जो भारत ने विश्व के सामने प्रस्तुत किया है। टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होंगे, लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं हो सकता। और ये जो भारत ने एक नया उदाहरण रखा है पूरे विश्व के सामने ऑन दिस ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, UAE ने तो एक बहुत ही सॉलिड दोस्त की भूमिका निभाते हुए एक अनइक्विवोकल सपोर्ट का मैसेज भारत के साथ रखा है, पूर्ण तरह समर्थन दिया है। और जिस तरह का वहाँ पर हमें सपोर्ट मिला, ना केवल वहाँ की लीडरशिप के साथ बल्कि इंडियन डायस्पोरा से भी, वो तो देखने वाला था, मन को प्रफुल्लित करने वाला था।
वहीं डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया के दौरे पर जो भर में सराहना हो रही है। अमेरिका के प्रसिद्ध रक्षा विशेषज्ञ और वॉर इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर जॉन स्पेंसर ने भी इसकी जमकर तारीफ की है। जॉन स्पेंसर ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय मेक इन इंडिया को दिया है। उन्होंने एक लेख में कहा है कि भारत ने हाल के वर्षों में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। डिफेंस प्रोडक्शन में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक उपक्रमों को साथ लाकर भारत ने तेजी से मिसाइलें, तोपें, लड़ाकू ड्रोन और टैंक क्षमता का विस्तार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ सीमा पर आतंकवादियों के खिलाफ की गई एक कार्रवाई तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक रणनीतिक मोड़ था। सिर्फ 4 दिन में भारत ने सीमा पार कठोर लक्ष्यों पर सटीकता, गति और जबरदस्त प्रभाव के साथ हमला करने के लिए घरेलू रूप से विकसित प्रणालियों का इस्तेमाल किया। भारत ने किसी अमेरिकी सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया। भारत विदेशी सप्लाई पर निर्भर नहीं हुआ और भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल, आकाशीय डिफेंस सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम और स्वदेशी डिजाइन और असेंबल हथियारों के दम पर अकेले मुकाबला किया। उन्होंने कहा कि भारत ने असल में पाकिस्तान के प्रॉक्सी चीन को पराजित कर दिया है। चीन में बने पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार सिस्टम भारत के सटीक हमलों के सामने टिक नहीं पाए, उनका पता लगाने में नाकाम रहे। लिहाजा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने सिर्फ जीत ही नहीं हासिल की, बल्कि इसने चीन समर्थित विरोधी के खिलाफ जबरदस्त सैन्य श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया है। जॉन स्पेंसर ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया को मॉडर्न वॉरफेयर की झलक देखने को मिली। आपको बता दें, भारत और मालदीव के बीच दूसरी भारत मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इस बैठक में भाग लेने के लिए मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील कल भारत के दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। मालदीव के विदेश मंत्री के साथ उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 3 दिन के दौरे पर है। ये साल उनकी तीसरी भारत की यात्रा है। मालदीव के विदेश मंत्री आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। भारत चिली के बीच आज से नई दिल्ली में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते यानी CAPA पर पहले दौर की वार्ता शुरू होगी। ये वार्ता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने में एक बड़ी छलांग होगी। भारत चिली CAPA का उद्देश्य मौजूदा व्यापार समझौते का विस्तार करना है। गौरतलब है कि चिली के राष्ट्रपति की अप्रैल में भारत की राजकीय यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने व्यापार संबंधों को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। चिली को भारत एक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रहा है, जो महत्वपूर्ण खनिजों, कृषि, डिजिटल, सार्वजनिक अवसंरचना, रेलवे और अंतरिक्ष अन्वेषण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। वहीं CEPA के माध्यम से चिली भारत को अपनी कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने औद्योगिक आधार का विस्तार करने और अधिक भारतीय निवेश आकर्षित करने का प्रयास करेगा। ये साझेदारी दोनों देशों के बीच आर्थिक है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि महाराष्ट्र में तटीय कोंकण और मुंबई में पिछले 2 दिनों से भारी
भारतीय राजनीति में 26 मई बदलाव, विकास की और निर्णायक नीति की तारीख है। 11 साल पहले साल 2014 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में शपथ दिलाई गई। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि ऐतिहासिक इसलिए भी क्योंकि बीते 30 सालों से देश में गठबंधन की राजनीति हावी थी। स्पष्ट जनादेश बीते 3 दशकों में लोकसभा में किसी भी दल को नहीं मिला था। लेकिन 2014 बदलाव का साल था। लोकसभा चुनावों में भाजपा ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाकर चुनाव लड़ा और कुल 282 सीटों पर जीत हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया। साफ नीयत और स्पष्ट नीति के साथ सबका साथ, सबका विकास का मंत्र अपनाया। गरीबों के जनधन अकाउंट खुले, उज्ज्वला के जरिए स्वच्छ ईंधन मिला, उजाला के जरिए घर घर बिजली पहुंची, गरीब लोगों को जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा का कवच किफायती रूप में उपलब्ध हुआ। इंफ्रा विकास, कर सुधार, पुराने कानूनों को हटाना कुछ ऐसे बड़े कदम रहे जिसने देश के हर एक नागरिक के जीवन को सकारात्मक रूप से बदल दिया। आज डीबीटी के जरिए भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है तो गरीब और वंचितों तक सीधे उनके अकाउंट में पैसे एक क्लिक में पहुंच जाते हैं। युवाओं और उनके सपनों के बीच अब लाल फीताशाही की अड़चनें नहीं आती हैं। स्टार्टअप्स और नए उद्यम आसानी से शुरू किए जा रहे हैं। बीते 10 सालों में इतना बदलाव आ चुका है कि देश का हर वर्ग, हर व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण का हिस्सा बन रहा है। विकसित भारत अब सभी का संकल्प है और चौथी आर्थिक महाशक्ति बनना एक उपलब्धि। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो 2014 के बाद से लगातार ये जो बड़ा बदलाव है हर कोई महसूस कर रहा है और यही नए भारत का निर्माण भी कर रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन अगर बात की जाए तो महिलाएं सौभाग्यवती का वरदान प्राप्त करने और पति की लंबी आयु के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। आज गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान करने का भी बड़ा महत्व है। उत्तर भारत में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान कर पुण्य कमा रहे हैं। प्रयागराज स्थित संगम और हरिद्वार की अगर हम बात करें तो यहाँ हर की पौड़ी पर सुबह से ही गंगा स्नान के लिए आस्था का सैलाब उमड़ा। गंगा स्नान करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। आज सोमवती अमावस्या है, गंगा स्नान बट सावित्री पूजा है, दोनों है आज, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है गंगा नहाने का। सोमवारी अमावस्या है, आज संगम स्नान करने के लिए हम लोग आए हुए हैं और माता सरस्वती, जमुना माता एवं गंगा माता की कृपा बनी रहे। और नया सवेरा में फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ
बनना चाहती हूँ। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत नया सवेरा में। और आइए नए सवेरा में आके पढ़ते हैं। अब बारी है अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं संध्या का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संध्या, क्या कुछ खास अखबारों की सुर्खियों में आज? जी मुकुल, अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत करते हैं भारत ने जिस तरह से एक और कीर्तिमान स्थापित किया है उस खबर के साथ, जिसे आज सभी प्रमुख अखबारों ने पहले पेज पर लिया है और प्रकाशित किया है। जी हां, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब हम जापान से आगे निकल गए हैं। तो इस खबर को आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। साथ ही साथ आपको बताएं कि तीसरे नंबर पर आना अब भारत का लक्ष्य है। 2025-26 में भारत की GDP 4.287 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। तो तमाम आंकड़ों के साथ आज इस खबर को प्रकाशित किया गया है अलग अलग अखबारों ने। अगली खबर की बात करते हैं तो जिस तरह से भारतीय सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए दुनिया के तमाम देशों में दौरा कर रहा है, तो उसी से जुड़ी हुई खबर भी आज अखबारों में प्रकाशित की गई है। पाकिस्तान में बैठकर भारतीयों की जान लेने वालों को चुकानी होगी बड़ी कीमत, ये बात शशि थरूर ने कही है। अमेरिका में कहा आतंकवाद पर सख्त संदेश था, पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर। तो इस खबर को भी आज प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। ये खबर है मौसम से जुड़ी हुई। जी हां, मई में 125 साल की सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है गाजियाबाद में। इसकी वजह से एक SI की मौत की भी खबर सामने आई है। जनवरी से जून तक की अगर बात करें तो जनवरी से जून तक की जो बारिश होती है वो मई में ही दर्ज कर ली गई है और 80 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की आंधी की रफ्तार भी दर्ज की गई है। और आपको बताएं कि मौसम विभाग ने आज भी आंधी और बारिश की संभावना व्यक्त की है। तो इस खबर को आज पहले पेज पर नवभारत टाइम्स अखबार ने लिया है। अन्य अखबारों ने भी ये खबर को प्रकाशित किया है मौसम से जुड़ी हुई अलग अलग आंकड़ों के साथ। अगली खबर की बात करते हैं तो अब ताजमहल की सुरक्षा में तैनाती होगी ड्रोन रोधी प्रणाली की। जी हां, आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सुरक्षा की दृष्टि से ये कदम उठाया गया है। और आपको बताएं कि विशेषज्ञों ने बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से चिंताएं हो रही हैं, तो उसी के मद्देनज़र अब ड्रोन रोधी प्रणाली को लिया गया है और इसके माध्यम से ताजमहल की सुरक्षा की जाएगी। अगली खबर की बात करते हैं तो आपको बताएं कि सरकार से सभी नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराने की मांग की गई है। ये मांग क्यों उठी है? क्योंकि ऑल इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ ISM ने केंद्र सरकार से ये अपील की है कि कोविड के सभी नए मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाए ताकि नए वेरिएंट्स पर नज़र रखी जा सके। वहीं साथ ही साथ आपको बताएं कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि वेरिएंट अधिक खतरनाक नहीं है, फिर भी सतर्क रहने के लिए सभी राज्यों को कहा गया है। भारत में सबसे अधिक मामले मिले JN1 वेरिएंट के और दिल्ली सरकार सहित राज्य स्तरीय कोविड अलर्ट स्वास्थ्य सेवाएं अपग्रेड की जा रही हैं। ऑक्सीमीटर, PPE किट, मास्क के साथ टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रेसिंग पर फोकस किया जा रहा है। चलते चलते एक और खबर आपको बता देते हैं। खबर रोचक भी है और जानकारीप्रद भी है। जी हां, आपको बताएं कि एक ऐसी मैडम जो ना डांट लगाती है और ना छुट्टी पर जाती है। जी हां, ये है AI मैडम, जिसने स्कूल का माहौल पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आपको बताएं कि मैडम सुमन की क्लास जो है वहाँ पर बड़ी संख्या में अब बच्चे पहुँच रहे हैं और ये है राजापुर गाँव, जहाँ झांसी से लगभग 80 किलोमीटर दूर है और पहली से 8वीं तक के बच्चों को ये मैडम पढ़ाती हैं। अंग्रेजी, हिंदी, गणित और तमाम विषयों के बारे में बताती हैं, पढ़ाती हैं। तो ये मैडम कभी थकती नहीं है और बच्चे जो हैं बड़े ही रोचक अंदाज में इनके साथ पढ़ाई कर रहे हैं और अब स्कूल की छुट्टी भी नहीं मनाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों की अगर बात करें तो आज के अखबारों में इन खबरों को प्रमुखता के साथ लिया गया और प्रकाशित किया गया है। शुक्रिया संध्या आपका इन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए। तो जाना आपने किस तरीके से अगर बात की जाए खबरों की दुनिया की, क्या कुछ उसमें खास है और ख़ासतौर से ना सिर्फ खबरें जो कि हमारे देश की हैं बल्कि दुनिया भर की अगर खबरों की जाए, बात करें उनमें क्या कुछ खास है, आइए उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस के इस हवाई हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है। रूस ने यूक्रेन के 30 से अधिक शहरों और कस्बों पर एक साथ हवाई हमला किया।
रूस के यूक्रेन पर हमले पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि रूस के इस हमले से वे खुश नहीं हैं। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप पर पुतिन के खिलाफ चुप्पी साधने का आरोप लगाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय संघ के प्रमुख के साथ बातचीत के बाद यूरोपीय संघ से आयात पर 50% टैरिफ को 9 जुलाई तक के लिए टाल दिया है। वहीं यूरोपीय संघ ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ बात को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। गाजा पट्टी में इस्राएली सैन्य हमलों में कम से कम 30 फिलिस्तीनी मारे गए, जिनमें एक वरिष्ठ बचाव सेवा अधिकारी और एक पत्रकार भी शामिल है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कहा कि उसके 2 कर्मचारी शनिवार को खान यूनिस में एक घर पर हुए हमले में मारे गए थे। चिली के प्यूर्टो वर्स शहर में आए बवंडर ने जमकर तबाही मचाई। तूफानी हवाओं की वजह से कई इलाकों में पेड़, बिजली के खंभे और होर्डिंग्स गिर गए। साथ ही कई घरों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। और आइए अब जल्दी से बात कर लेते हैं कारोबार जगत की भी। केंद्र सरकार ने चालू वित्त वर्ष के रबी मार्केटिंग सीजन के दौरान अब तक 29.7 मिलियन टन से अधिक गेहूं की खरीद की है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2021-22 के सीजन के बाद से ये सबसे अधिक खरीद है। डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स ने पीएलआई के तहत नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने के लिए दवा कंपनियों से आवेदन मांगे हैं। भारतीय स्टार्टअप्स ने इस हफ्ते 21 डील्स के जरिए $139.5 मिलियन का फंड जुटाया है। ये देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर निवेशकों के विश्वास को दिखाता है। और आइए अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से भी। भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी और विश्व चैंपियन डी गुकेश और अर्जुन एरिगैसी आज से स्टावागार में शुरू हो रहे प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में देश का नेतृत्व करेंगे। इसमें पुरुष और महिला वर्ग के 6 शीर्ष खिलाड़ी शामिल हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबले में हेनरिक क्लेसन की नाबाद 105 रनों की शतकीय पारी की बदौलत एसआरएच ने इस मुकाबले में 110 रनों की बड़ी जीत दर्ज की। भारतीय मुक्केबाज पवन बटवाल ने कंबोडिया के साओ रंगसे को 5-0 से हराकर चौथे थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में पुरुषों के 55 किलोग्राम वर्ग के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और आइए नए सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो जाना आपने देश के अलग अलग शहरों में मौसम और तापमान का हाल कैसा रहेगा। नया सवेरा में अब वक्त चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ जाते हैं केरल के पथानामथिट्टा जिले में स्थित एक गांव गवी के मनमोहक नज़ारों के साथ। फिलहाल आप देखिए मनमोहक नज़ारा। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।